So today's topic is on manipulation and disruption of biorhythms in homeostatic and natural ecosystem. तो ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये बताता है कि इकोसिस्टम में, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है एनिमल का, उसमें जो एनिमल का नॉर्मल होम्योस्टैटिक है, तो उसके बायोरिदम में किसी तरह का मैनिपुलेशन या डिसरप्शन कब हो सकता है। वो कहने का इसमें मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह का बायो एनर्जेटिक्स या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में या फिर तुम्हारे एनिमल बॉडी में, तो उससे उसके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या चेंजेस आएंगी और उसके नेचुरल इकोसिस्टम्स पे क्या इफेक्ट आएगी। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब जो उसके बायोडाइवर्सिटी है, उसका उस एनिमल का बायोडाइवर्सिटी है, जो उसका जीने का तरीका है, खाने का, फीडिंग बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, जितने भी इस टाइप के बिहेवियर आते हैं ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। प्लस उनका एग्जैक्टली जो है वो फीड हैबिटेट से होगा, मतलब खाने का कैसे, ठीक है। जो एक चेन बनी रहती है ना, कि पहले जैसे प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि एक होती है ऑटोट्रॉप्स और एक होती है हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल थिंग्स लाइक सनलाइट या फिर सॉइल हो गई या वाटर हो गई, मतलब वट एवर द थिंग्स विच आर इजिली अवेलेबल फ्रॉम द एनवायरमेंट और द सराउंडिंग्स। तो इससे ये चीजें बनाती है। अब ये जो ऑटोट्रॉप्स हुई, इनको खाकर, ठीक है, इनके थ्रू जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ये अपनी लिविंग चेन बनाते हैं, ठीक है, मतलब अपनी एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इससे एनर्जी प्रोविजन होती है इनकी, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रह जाती हैं, वैसी अनयूज्ड रह जाती हैं ऑटोट्रॉप्स, उसको फर्दर यूज करता है फंगस, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक है। तो ये सब उससे भी अपना एनर्जी का सोर्स लेता है और फर्दर एनवायरनमेंट को सस्टेन करता है, मतलब अपने सपोर्ट से सस्टेन कराता है, किसी ना किसी रूप में अपना रोल प्ले करता है। तो ये जो चीजें थी, तो ये सारी चीजें इकोसिस्टम में आती हैं। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम कैसे है, वर्क करता है, इस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर लास्ट क्लास में एक चीज हमने और बताया था, जैसे ये तो ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स हो गई। हेट्रोट्रॉप्स की भी बात करें अगर हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स को मतलब एज ए फीड एडिटिव यूज करता है कार्निवोर्स, जिससे वो एनर्जी गेन करता है। दूसरी एक खास चीज क्या था, ये जो एनर्जी सोर्स होती है उसकी जो यूटिलाइजेशन होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो ड्यूरिंग ईटिंग टाइम, है ना, मतलब जब आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी काम कर रही है या किसी तरह की एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द completion of the metabolism and to that of survival of the animal। दूसरी हो गई, इसमें भी कुछ एनर्जी आती है। दूसरी चीजें हो गई कि जब मेटाबॉलिज्म का एस्पेक्ट खत्म होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसको फर्दर वो एनिमल किसी वर्क में यूटिलाइज कर सकता है। आइदर वो सेल रिपेयरिंग हो गई, अगर इंटरनल की बात करें तो सेल रिपेयरेशन में हो गई काम। उसके बाद मतलब प्रोटीन का जो यूटिलाइजेशन होता है बॉडी बिल्डिंग में, ठीक है, इस तरह से कर सकता है। दूसरा, किसी तरह का एक्सरसाइज या फिर एक्सेसिव वर्क जिस लिए उस एनिमल को हम रियर करते हैं, ठीक है, वो काम यूटिलाइज होती है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होती है एनिमल की, तो उसके साथ कुछ हीट भी लिबरेट होती है। वो हीट जो है फर्दर चली जाती है एनवायरनमेंट को। तो कहने का सेंस ये था कि जो चीजें आती हैं जहां से, थोड़े या कम मात्रा में फिर वही लौट कर वहीं चली जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था बायोरिदम में, मतलब बायो एनर्जी में, जो हम लोग बायो एनर्जेटिक्स कलम में पढ़ा। तो इसी की नेक्स्ट पार्ट जो है तुम्हारी ये है कि एनिमल को अपने होम्योस्टैटिक और नेचुरल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए और उसकी मैनिपुलेशन कैसे हो।
तो मेंटेन कैसे होती है ये तो लास्ट क्लास में बता रखा था। अब है कि कैसे ये ओवरकम होती है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक चीज है सर्काडियन रिदम। जब होम्योस्टैटिक की बात करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन आवर माइंड दैट इज सर्काडियन रिदम, क्योंकि एक बायोलॉजिकल रिदम बनी हुई है, बायोलॉजिकल क्लॉक एक बनी हुई है जो एनिमल को अप्रेज करता है या डिसाइड करता है कि एट अ सर्टेन टाइम व्हाट ही हैज टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। वैसे देखते हो मॉर्निंग टाइम में एनिमल अपने टाइम पे उठ जाता है, ठीक है, उठ जाता है कहने सेंस एक्टिव हो जाता है। इसके बाद क्या है, उसको तुरंत उस समय फीड मतलब एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके कारण वो फीड या फिर वाटर जो है वो इनटेक करता है। इसके बाद वो अपना काम करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से चेन बनी हुई है, दोपहर में थोड़ा रेस्ट लेगा, शाम में फिर से खाएगा, जो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं वो देगा, है ना। जो तुम्हारी एनर्जी रिच डाइट है या जो भी सोर्स है एनर्जी की, उसमें क्या क्या डिफरेंट कंपोजिशन है, इंग्रेडिएंट्स है, उसके हिसाब से वो एनिमल अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को कहो या सराउंडिंग्स को या अपने ऑनर को कहो, वो उस तरह से देता है, ठीक, या अपने बच्चे को देता है उस तरह से प्रोवाइड करता है। तो इसको तो सबसे समझने का मेन चीज है कि ये जो सर्काडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, इसको कौन कवर करता है। तो ये जो कि कवर होती है तुम्हारी हाइपोथैलेमस से, और जो सेंटर होता है दैट इज द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, दैट इज आल्सो नोन एज एससीएन, ठीक है। तो ये सब फैक्ट्स चीजें हैं। इसके बाद कुछ हार्मोन्स है which are very much responsible for the maintenance of the circadian rhythm and especially that are melatonin and corticosteroids। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं। तो द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द डेली साइकिल ऑफ एक्टिविटी एंड स्लीप, ठीक है। मतलब किसी एनिमल का एक्टिव होना और उसके रेस्टिंग पोजीशन में जाना, मतलब ड्यूरिंग स्लीप कह लो या फिर रेस्टिंग पोजीशन कह लो। तो इसमें क्या होता है कि ये एक डेली का साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक है ये रोटेशनल वाइज लाइट और डार्क साइकिल पे डिपेंड करता है, ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो एक्टिव फेज के दौरान क्या होता है, जो एनर्जी की कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होती है, और उसको पूरा करने के लिए एनिमल जो है फूड और वाटर इनटेक करता है। तो इस फूड और वाटर में मोस्टली क्या चीज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर एनरिच्ड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस आयंस कह सकते हो, मिनरल्स कह सकते हो, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, ठीक है। इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट है तुम्हारा डेट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, ये सारी चीजें रहती है। तो ये जो है चीजें मिलके बनाती है एनिमल को, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये तो हो गई एक्टिव फेज में। लेकिन ड्यूरिंग स्लीप क्या होता है, या you can say when the animal is in the resting position or during the sleep condition, then the expenditure of the energy on digestive system or to maintain the cellular level, that is very much low, ठीक है। तो एग्जैक्टली स्लीप के कंडीशन में जो एक्टिव फेज के लिए एनर्जी चाहिए होता है, उससे अलग स्लीप में अपना वो सेलुलर रिपेयर कराता है या फिर इम्यूनिटी रिगार्डिंग थिंग्स पे फोकस करता है, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और जो हार्मोन्स की हम बात करें तो ये मेलाटोनिन और कॉर्टिकोस्टेरोन है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, और ये चीजें जो है इनको रेगुलेट करती है। सो दिस थिंग्स आर गेट सिग्नल फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, स्पेशली फ्रॉम द सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो ये सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस में एग्जैक्टली होता क्या है, ये मतलब सिग्नल देता है कि डेली एक्टिविटी में कब फूड इंटेक लेना है, कब रेस्ट लेना है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्लॉक होती है ऑलमोस्ट लाइट और डार्क साइकिल पर डिपेंड करती है, मीन टू से दिस कंस्टिट्यूट्स ऑफ 24 आवर ड्यूरेशन। सो ये जो सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस है, इसको हम लोग अगर विट्रो में इन विट्रो की बात करें तो ये 24 आवर रिदम
मेंटेन करता है, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के थ्रू ट्रांसमिट होती है, और रिदमिकली हाइपोथैलेमस में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके थ्रू पूरे ब्रेन में और सारे बॉडी पार्ट्स में ये और कैरी फॉरवर्ड होती है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए दे रखा है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये सीआरएच क्या करता है, ये जब सिक्रीट होता है, ठीक है, मतलब एक्टिवेट होता है, तो ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को थ्रू द हार्मोन दैट इज वैसोप्रेसिन, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट करता है डोर्सोमीडियल हाइपोथैलेमस को और साथ ही साथ पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस को। तो ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को इन्फ्लुएंस करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द वर्क फॉर some peripheral organs like liver, adrenal gland, heart और कुछ टिश्यूज को कह सकते हो जो फैट टिश्यूज जो हैं, लिपिड्स, for the daily adjustment such that the physiology of the body responds optimally to support the activity whatever it is in the active state or in the sleep state to keep it coupled to the external cycles। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो दिस इज फॉर द एग्जांपल, ठीक है। अब हम अगर बात क्या करें तुम्हारी इन हार्मोन्स की और सिस्टम की, तो देख सकते हो एक जो सेंट्रल पेसमेकर बनी है, सेंट्रल मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग, तो इसमें सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस भी है, इसमें शो कर रहा है मेलाटोनिन, ग्लूटामेट, ठीक है। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड मेलाटोनिन इज द हार्मोन। तो ये क्या करता है, पहले तो इनपुट की हम बात करें तो एक लाइट और डार्क मतलब दो कंडीशन आती है ना, डे टाइम और नाइट टाइम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट लाइट का है। तो ये फोटो पीरियड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेंटेन द नॉर्मल सर्काडियन रिदम ऑफ द एनिमल। तो ये ड्यूरिंग लाइट और डार्क में क्या होता है, इसके साथ साथ जो सिंक्रोनाइज होता है दैट इज द फिजिकल एक्सरसाइज और फीडिंग, ठीक है। ये इनपुट देता है लाइट डार्क साइकिल में, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है, उसके साथ फीडिंग एक्टिविटी, चूंकि इसी टाइम होती है, इस टाइम में इसलिए होती है, थोड़ा सा इसको भी कंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि लाइट के टाइम में देखते हो, लाइट मतलब डे टाइम, जब फोटो पीरियड का टाइम होता है तो मोस्टली हर्बीवोर्स या फिर ऑटोट्रॉप्स जो है ये एक्टिव रहते हैं, लेकिन डार्क टाइम में देखा हुआ मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, या फिर रोडेंट्स या फिर जो ऐसे जो बरोज में रहते हैं, है ना, होल्स में रहते हैं, वैसे एनिमल वो रात में सॉरी नाइट में एक्टिव होते हैं, लेकिन डे टाइम में ये काफी सुस्त रहता है या फिर रेस्टिंग पोजीशन में रहता है, इसलिए लाइट और भी डार्क किया गया। अब इसमें आउटपुट की बात करते हैं, चलो उससे पहले थोड़ा सा सेंट्रल पेसमेकर में देखते हैं ये एग्जैक्टली करता क्या है। लाइट और डार्क कंडीशन में फिजिकल एक्सरसाइज और फीडिंग के बाद ये जो मैसेज ट्रांसमिट करता है थ्रू द सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये जाती है टुवर्ड्स द ब्रेन स्टेम और टू होल बॉडी पार्ट्स। और ये क्या करता है, जब दिन के टाइम में रहता है तो बहुत सारे हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द initiation and to regulate the proper function of that specific organ। लेकिन रात में क्या करता है, during night time it helps to activate the melatonin hormone, ठीक है। डार्क टाइम में मेलाटोनिन हार्मोन एक्टिव करता है, और ये क्या करता है, इट इज द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, देख सकते हो यहाँ, दोज थिंग्स फॉर द manipulation of nerves, various genes, ठीक है, and you can say it has also a property of antioxidant, ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन जो भी दिन में होती है, सेल्स में हो या बाहर हो, इसको ये हार्मोन डिसोसिएट करता है उसको, ठीक है, उसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ये स्कैवेंज करता है और उससे मतलब साफ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है, जो भी गंदगी फैलती है उसको साफ करता है। दूसरा क्या है, ये सोने में भी एनिमल के रेस्टिंग पोजीशन में जब ये हार्मोन एक्टिव होता है तो वो एनिमल को बिल्कुल एक मतलब प्रिपेयर करता है शांति के लिए, ठीक है, मतलब किसी तरह का स्ट्रेस जो है वो, चूंकि स्ट्रेस रिलीवर भी है ये हार्मोन, तो वो स्ट्रेस रिमूव करता है, जिसके कारण क्या होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब फोटो पीरियड शुरू होती है तो उस समय एनिमल फिर से बिल्कुल फ्रेश होके तरोताजा होके अपने नेक्स्ट जो वर्क है, डेली वर्क, उसको अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ से देख सकते हो ये देर आर सम हार्मोन दैट इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों फॉर्म में काम करता है, ठीक है, दोनों टाइप के नर्व्स को मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्ट करता है उस पर, और किस टाइम में किस ऑर्गन को वर्क करनी है ये डिसाइड करता है, मतलब कब किडनी को काम करनी है, कब लिवर को काम करनी है और कब हार्ट को काम करनी है। ये ऐसे समझ सकते हो कि एनिमल जो है मॉर्निंग टाइम में उठती है या फिर इवनिंग टाइम की बात करो तो उसका खाने का एक स्पेसिफिक टाइम है, हमारा भी एक शेड्यूल टाइम होता है, हमेशा नहीं खाते रहते हैं हम, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी लेने का एक टाइम है। तो उसी हिसाब से इनका भी सर्काडियन एक बायोलॉजिकल रिदम बन जाता है, उस टाइम में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। जैसे डेली अगर 9 बजे आप खाते हो, नाश्ते का टाइम अगर आपका 9 बजे है, तो देखो कि अगर आपने नाश्ता 9 बजे नहीं किया है तो फिर एसिडिटी या फिर कुछ होने लगती है ना, फील करते हो, दैट इज ड्यू टू द, मतलब उसको एक पहले से वो मैसेज एक रिमिट किया हुआ है, कमेंडमेंट है कि भाई इतने टाइम तक हमें अपना काम शुरू कर लेना है, ठीक। अब देख सकते हो एक ये तो इनपुट्स हो गया, आउटपुट्स की बात करें तो वेरियस एक्टिविटी, हॉर्मोन्स है, फीडिंग है, आर्टेरियल प्रेशर है और बिहेवियरल, ठीक है। तो ये कंप्लीट मिलके तुम्हारी सिस्टम को जनरेट करती है। तो जब एक्टिविटी की बात करें तो मतलब बाहर से जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो वापस सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पे एक्ट करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में, और ये बताता है कि भाई एनर्जी का सोर्स जो है वो कम हो गया है, ठीक है, हमें फिर एनर्जी की सोर्स चाहिए, ठीक है, वो एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। लाइक सेम हार्मोन्स भी है, बहुत सारे हार्मोन्स जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे स्पेशली तुम्हारी थायराइड्स हो गई, ठीक है, तो ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हो गई, इनकी लेवल जैसे कम होगी, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होगी तो क्या होगा, मतलब देर इज सम नीड ऑफ शुगर एनर्जी, ठीक है, तो वो एक्टिव करती है और फिर उससे वही ग्लूटामेट को तो नींद के लिए स्पेशली है, एग्जैक्टली कह सकते हो, एक जो हार्मोन्स है दैट इज वीआईपी है जैसे, ठीक है, जो भी मतलब तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोन्स हैं लाइक सोमेटोस्टैटिन, वीआईपी हो गई, इन सारों को एक्टिवेट करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब प्रोडक्शन फॉर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, मतलब इस तरह से उसको प्रिपेयर करती है कि भाई अब आप एनर्जी सोर्स को आप गेन करो। लाइकवाइज वैसे ही है, जब चीजें खाली होंगी जीआई ट्रैक्ट में तो वो दोबारा इनिशिएट करेगी फीडिंग को, ठीक है, आइदर HCl के थ्रू या फिर पैंक्रियाटिक जूस वहां पर सिक्रेट होने लगेगी, जिसके थ्रू अपने समझ में आएगी कि जैसे पैंक्रियाटिक जूस आ रही है, इसका मतलब कि फीड ऑलरेडी फिल्ड है जिसको हमें डाइजेस्ट करना है, नहीं है इसका मतलब है कि वो एक तरह का फिर क्रिएट करेगा कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन एंड सक्सेशन, जिसके थ्रू आपको फील होगी कि हाँ स्टोमक में कुछ चाहिए। लाइकवाइज आर्टेरियल प्रेशर, जैसे अगर शुगर की लेवल बॉडी में ठीक है, हाँ, तो ये उस हिसाब से फिर नर्वस सिस्टम से थ्रू जो जाएगी चीजें उनको फिर ये आगे प्रॉम्प्ट करेगी, सो दैट द सर्कुलेशन मे बी इन
proper way so that the animal could have their normal connection of blood flow. So it will towards the whole heart and it will redeem soul. Likewise, the behavioral thing is also important because behavioral aspect, this behavioral aspect is very much important in the animal because when they are having their normal activity, the hormones are performing very well. They know when to feed and then when have to up feed, on feed. And if the blood pressure is going towards the normal regarding the flow of blood, then it means the behavioral aspect of that specific animal is going nicely towards them, towards their other breeds and towards their natural ecosystem. So it all will lead to complete this central pacemaker. So after getting this input and output from the internal source or might be from the external source, the things will commence nicely. तो जैसे एक अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो एक रैट मॉडल का एग्जाम्पल था, उसको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। तो देख सकते हो कि एनिमल मॉडल्स प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड कंडीशंस फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म्स ऑफ सर्काडियन डिसरप्शन। कुछ एनिमल मॉडल में स्पेशली जो हम लोग लैब एनिमल जैसे रैट को यूज करते हैं, तो इस पे एक्सपेरिमेंट करके हम पता कर सकते हैं कि जो सर्काडियन डिसरप्शन चल रही है उसकी मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए एक स्टडी करते हैं, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे दैट फ्रीक्वेंटली टू इंड्यूस सर्काडियन डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक्सपोजिंग रोडेंट्स टू द ऑनसेट एंड ऑफसेट ऑफ लाइट। बेसिकली ये फोटो पीरियड पर डिपेंड करती है। तो जैसे नॉर्मली है कि 6 से 8 घंटे किसी भी एनिमल को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 6 से 8 घंटे का फोटो पीरियड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके नॉर्मल कंट्रोल या बैलेंस ऑफ हार्मोन्स एंड डिफरेंट थिंग्स उसके लिए। तो अगर हम इस पीरियड को जो 6 से 8 घंटे, इसको जैसे अगर हम कम कर दें या ज्यादा कर दें स्पेसिफिक कुछ मंथ्स के लिए, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, तो ये जो लाइट और डार्क साइकिल है ये चेंज हो जाएगा। तो ये जैसे चेंज होगा तो उसके देख सकते हो लिखा है यहाँ साफ साफ कि द कंडीशन ऑफ ट्रांसमेरिडियन ट्रैवलिंग एंड एक्सेप्टेड एज अ गुड मॉडल फॉर द फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू जेट लैग। तो जैसे ये जेट लैग मतलब वही हुआ इनिशिएशन ऑफ एनी वर्क। ठीक है, तो एक्सट्रीम जैसे काम करना है उस समय फोटो पीरियड की जरूरी है। अब इस पीरियड को अगर कम कर दिया या ज्यादा कर दिया तो उस हिसाब से हार्मोनल इम्बैलेंस होगी। जो नर्व इम्पल्स दे रही है ब्रेन को और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कि हाँ अब ये काम ऐसे करनी है, वो चीजें इधर कम होंगी या ज्यादा होगी। तो कोई भी चीज जब अपने जरूरत से ज्यादा या कम होगी, थ्रेशोल्ड से ऊपर या नीचे होगी, तो उसकी कुछ नेगेटिव बैलेंस होगी। ठीक है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट क्या करेगी, इसके ग्रेजुअल रिसेटिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रिदम्स। ठीक है, और उसके फिजियोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल रिदम पे चेंज करेगी। अब जैसे लगातार तुम्हारे क्लास हम कराए हैं, ठीक है, रेगुलर क्लास कराते हैं, अगर कंटिन्यू डेली 4 क्लास, तो क्या होगी, हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी खराब होगी और सेम वाइज बिहेवियरल रिदम भी खराब होगी। ठीक है, तो इस कारण से एक शेड्यूल बना रखा है कि नहीं इस टाइम में क्लास लेनी है या इस टाइम में कोई काम होना है। ठीक है, एनिमल को भी काम कराना है तो इतने से इतने के टाइम तक ही कराना है, ना उसके ज्यादा कराना है ना कम कराना। अभी थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन ये लॉन्ग इंटरवल के लिए नहीं होनी चाहिए। The next thing is the speed of re-entrainment. After a 6-hour phase, advance differs among the functional system. While general activity and the skeletal muscle, they achieve complete adjustment after 6 to 10 days. Core temperature, lungs and the liver adjust faster, leading to a loss of synchrony. यही चीज कह रहा है कि अगर
मतलब ये जो कंप्लीट जो चेंजेज होंगी ना, इसको एडहेयर करने में, एनिमल को अडॉप्ट करने में 6 से 10 दिन मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ये टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एडजस्टमेंट के लिए या कम होता है, ये डिपेंड करता है एनिमल पे। लेकिन अगर ये पीरियड ना दिया जाए तो क्या होगा, उसका जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, उसकी जो लंग्स और लीवर की जो एडजस्टमेंट है वो चेंजेस होगी। ठीक है, और ये सब क्या होगा, जब सब चीज चेंज हो जाएगी तो मतलब एक जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए वर्क में, जब तक एक सिंक्रोनी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। मतलब जब हमने खाना डाला तो स्टोमक को काम करना है, उसके बाद फिर इंटेस्टाइन को काम करना है, एक सीक्वेंसली होती है, तो ये चीजें गड़बड़ हो जाती है उसमें। तो इस पे हमें फोकस करनी है। So depending on the frequency of the shifts and the duration of this statement, some groups have reported, जो कुछ साइंटिस्ट ने अपना अपना वर्क किया था, तो कुछ ग्रुप्स ने बताया कि नहीं, डिसरप्शन ऑफ बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल रिदम जो होती है ये इट विल चेंज। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती है, वो एनिमल धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेता है। तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कितने दिन का और कैसा क्या काम करवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सो इन अ लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंट लाइट और डार्क का जो साइकिल को हम शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, कॉग्निटिव फंक्शन में अल्टरेशन करता है, इवन न्यूरोजेनेसिस करता है। ठीक है, और ये रिजल्ट, इट विल कम द रिजल्ट फॉर अ वीक इम्यून रिस्पॉन्स एंड एक्सेलरेटेड ट्यूमर ग्रोथ इन द लिवर आफ्टर एक्सपोजिशन ऑफ टू अ कैंसर ट्यूमर। मतलब बॉडी को अगर नॉर्मल उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन से अगर डाइवर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, और इम्यूनिटी इन द कह सकते हो रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, और जो उसकी कॉग्निटिव फंक्शंस है उसमें चेंजेज आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इस पर बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे एक और एग्जांपल किया गया कुछ मॉडल्स ऑफ सर्काडियन डिसरप्शन रोडेंट्स में। ठीक है, टू शॉर्ट डेज, मतलब 20 से 22 घंटे का अगर कोई टेस्ट किया गया था, तो उस एक्सपेरिमेंट में दिखा कि नॉर्मल एंडोजेनस पीरियड जो है दे आर समवॉट चेंज। तो ये शॉर्ट फोटो पीरियड में क्या है कि जो सर्काडियन सिस्टम है इसको एडजस्ट करने में और सर्काडियन डिसिंक्रोनी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा नहीं। मतलब अगर लॉन्ग टर्म हो तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़े में दिक्कत नहीं है। सो अंडर द कंडीशन रोडेंट्स एग्जिबिट टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिविटी। पहला क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसके सर्काडियन डिसरप्शन को चेंज करेंगे तो जो चेंजेज आई वो क्या है कि 22 दिन के लाइट डार्क साइकिल में अगर हम चेंज लाते हैं 22 आवर्स, डेज नहीं 22 आवर्स में, तो क्या होगा उसमें, मतलब जो एनिमल है वो, मतलब उसमें एक रनिंग कैपेसिटी आ जाएगी। अगर उसमें फोटो पीरियड के पीरियड ज्यादा डाल देंगे तो एक रनिंग की एक्टिविटी उन लोगों ने फील किया। और दूसरी फील किया कि ये जो प्रोटोकॉल है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस का, वो कहीं ना कहीं न्यूरोनल एक्टिविटी को, मतलब नर्व्स के जो एक्शन है उनको चेंज करता है। ठीक है, सो ये रोडेंट्स जो है इन पे देखा गया, अगर इनको हाउस में रखा गया, एक प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम दिया गया, तो इसमें दे रहा है कि डेवलप डिसोसिएशन ऑफ द स्लीप वेक साइकिल्स फ्रॉम द कोर टेम्परेचर एज वेल एज चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म। स्लीप वेक, डिसोसिएशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल्स, माने एक जो सोने जगने का एक जो टाइम होता है ना वो उनका खराब हो गया। ठीक है, जो मेटाबॉलिक हार्मोन्स थे वो सही से प्रॉपरली काम करना उन्होंने मतलब बंद कर दिया, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। तो ये हो गए इसके हार्मोन्स में। ब्रेन में क्या हुआ, सर्काडियन डिसरप्टेड माइस exhibit decrease of dendritic length and decreased complexity of neuronal dendritic trees। ठीक है, मतलब जो नर्व टिश्यूज है, एक्सॉन तो ठीक रह गए लेकिन डेंड्राइट्स जो है उसकी लेंथ कम हो गई। ठीक है, और एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आ गई, मतलब
जो एग्जैक्ट होनी चाहिए वो चीजें नहीं रही, उसमें चेंज होगी। और ये सारा मिलके क्या किया, जो उसकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसको अल्टर किया। मतलब जैसे पहचानने की क्षमता हो गई, या फिर कोई भी इमोशंस से जुड़ा हुआ अगर कोई एक्टिविटी है उसकी, उसमें चेंज आ गई। यानी मतलब वो जो नॉर्मल रहने वाला चूहा था वो भी थोड़ा सा खिन्ना गया, गुस्सा आ गया। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स